क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अच्छा था, ध्यान रखना ये गलती होती है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। फाइनली पहले तो ये देखो कि कहाँ से चार्ज कहाँ जा रहा है, तो इसका Q बाई आर निकालोगे तो ये Q बाई आर और इसका Q बाई आर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 Q बाई आर आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि इसका Q बाई आर इसके Q बाई आर से ज़्यादा है, दोनों पॉजिटिव है ना, तो हाई Q बाई आर से लो Q बाई आर में जाएगा। तो मैंने तुमसे पूछा था कि मास किसका बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाता हुआ दिखेगा। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाता हुआ दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कम हो गया होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन के आने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया होगा, क्योंकि मूव केवल हमेशा कौन करता है, इसलिए इसका मास बढ़ गया होगा। मेरी बात समझ में आई? यानी मास ऑफ बी विल इंक्रीज एंड मास ऑफ ए विल, मेरी बात समझ में आ गई? एक तो ये हो गया तुम्हारा छोटा सा क्वेश्चन। इसके अलावा अगर फाइनल रिजल्ट निकालना चाहते हो तो ऐसे देख लो, कुल कितना चार्ज है बच्चों, 6Q, और बटेगा किस रेशियो में, 1:2 में, तो 1 + 2 में बांटे, एक को दे दे 1, दूसरे को दे दे 2, काम खत्म। ये हो गया QA फाइनल ना, और ये हो गया QB। तो ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, तुम्हारा टाइम बचेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फॉर्मूला रटाता हूँ, इसका मतलब कि इतनी बार क्वेश्चन करोगे ये रट जाए, पहले भी कर चुके हो, रटा होना चाहिए। समझ में आ गया ये सब क्वेश्चन? पक्का? तो ये वही है कि 100 के 2 टुकड़े करो, 2 और 3 टुकड़े, दो लोगों को बांट दो, तो 100 के 2 टुकड़े करने के लिए 2 और 3 के रेशियो में 2 टुकड़े करने के लिए 5 टुकड़े करने पड़ेंगे। 5 बराबर टुकड़े करने के बाद 2 टुकड़ा एक को दे दो, 3 टुकड़ा एक को दे दो, रेशियो फिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 100 के जितने टुकड़े करने हैं पहले उसे डिवाइड कर दो, ये एक टुकड़ा हो जाएगा। अब ऐसे से एक टुकड़े एक को देना है और 2 टुकड़े दूसरे को देना है। ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। एक चीज मैं 100% एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक एक वर्ड मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ध्यान रखना है, एक एक वर्ड, कुछ भी जबरदस्ती नहीं बोलूंगा, है ना? ये अभी जो बोला वो समझ में आ गया? और तुम्हें पता है जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं कि ये कितनी जगह आता है, कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें ये ना हो। ये आता है तो पूरा सर्किट खत्म होता है, ये आता है तो पूरा केमिस्ट्री खत्म होता है, सब खत्म होता है, समझ गए? तो वो छोटी चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है, मतलब उसको इज्जत मिलनी चाहिए थी, टाइम नहीं है। चलो ठीक है, ओके। तो ये चार्जिंग का हो गया। एक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी आगे कैपेसिटर तक काम करने वाला है, तो उसको मैं जल्दी से बता दूं। इंडक्शन में मैंने तुम्हें बताया था कि भाई हमारा तरीका क्या है, बाहर कोई चार्ज रख दें और दूसरे के अंदर के इलेक्ट्रॉनों को खींचे। तो बाहर चार्ज रखे, मैंने 2 इलेक्ट्रॉनों को खींचा, एक कंडक्टर में और दूसरा इंसुलेटर में। अब कंडक्टर में खींचा तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री थे, चुपचाप चले आए, और पीछे छोड़ दिया क्या, नेट पॉजिटिव चार्ज। कैसा छोड़ दिया, नेट पॉजिटिव चार्ज, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पक्का? तो ये कितने चार्ज आए, इतने चार्ज आए कि इसके असर को खत्म कर पाए। खत्म, ये लाइन समझ में आई? क्योंकि असल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन है, फ्री। अगर इसका खत्म नहीं होगा असर तो ये इलेक्ट्रॉन आता रहेगा, आता रहेगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कौन सा कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा कंडीशन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तो बैटरी लगा देते हो और चार्ज लगातार चलता ही रहता है, कभी रुकता है क्या, नहीं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब चार्ज को एट लास्ट रुकना पड़ेगा, और ये चार्ज तभी रुकेगा जब इसके असर को हम क्या कर दें, खत्म, अंदर वाले चार्ज के असर से। तो इसका मतलब ये उसको खींचेगा जबकि अंदर वाले उसको धक्का देंगे। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी वाली, एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स है ना, फोर्स है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर होगी लेकिन ये फोर्स है, तो Q × E कर दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स है, दोनों क्या ना हो जाए, बैलेंस। और ये बैलेंस होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम ले रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको पता है, इतना छोटा मोटा है ना। चलो, लेकिन इसमें क्या होता है, मैंने कहा मम्मी से बधा हुआ है कौन, इलेक्ट्रॉन। अब बधा हुआ है तो ये बाहर वाला जो ये चार्ज है, ये इसके लिए ये हटा के वो लगा देना, तो ये इंसुलेटर है, ये उसको अभी भी खींच रहा है, तो खींचने से ये पूरा जा नहीं सकता क्योंकि तोड़ नहीं सकता बॉन्ड को, तो बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा तो एक शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन की तरह से मतलब शिफ्ट होकर इधर हो जाएगा, सेंटर ऑफ चार्ज, जिससे ये मटेरियल पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और पोलर होके ऐसा पोलर होके शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा आप आगे देखना, ऐसा करके थोड़ा सा देखना बच्चों, है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पहले के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा था, अब ये हम क्या मानते हैं कि ये अब इससे कैंसिल हो गया, मानने में क्या जाता है, अब
समझने के लिए, ठीक है ना। तो इधर क्या बच गया और यहाँ क्या बच गया, हुआ लगभग ऐसा ही काम। बस अंतर दोनों में ये एक है कि इसमें वो फ्री है अंदर जाने के लिए, कोई रुकावट नहीं है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन बाउंड है, मम्मी बैठी है, मम्मी जाने नहीं दे रही, रुक के रखी हुई है। बस इसका मतलब दोनों एक ही इफेक्ट है, बस अंतर ये है कि ये फ्री नहीं है जाने के लिए और ये फ्री है। तो फ्री है तो अंदर रिलेटिव फील्ड पूरा कैंसिल करके ही माना, और यहाँ पे फ्री नहीं है तो क्या होगा, एक लाइन इलेक्ट्रॉन पे जो बाहरी फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल वो, और जो अंदर फोर्स ये डेवलप हुआ है ना, वो कौन सा, एफ इंटरनल जो डेवलप हुआ, और साथ में मम्मी का फोर्स, मम्मी मतलब बॉन्ड फोर्स, ये तीनों मिलकर रोक पा रहे हैं तीनों। लेकिन अकेले इन दोनों को कंपेयर करें तो एफ एक्सटर्नल बड़ा होगा किससे, एफ इंटरनल। मम्मी के साथ मिलकर तो बैलेंस है, लेकिन अकेले अकेले बैलेंस नहीं है, ये तगड़ा है, वो कम है। उस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी वाली, एक्सटर्नल, उससे क्या हो जाएगी, इंटरनल से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, समझ गए, नेट फोर्स जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं, बॉन्ड के कारण, समझ गए। तो नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब कि इंसुलेटर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, लेकिन कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आगे जाके प्रॉपर्टी में भी तुम पढ़ोगे बच्चों कि अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भेज रहे हो, मैं समझता हूँ सब लोग यहाँ पे क्योंकि क्रैश कोर्स है तो इतना फील आता है, तो मैं यहाँ पे इसको निपटा दूँ। तो ये अगर अंदर जाएगा तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा, है ना, और यहाँ से फिर शुरू होगा, होगा कि नहीं। जबकि इसमें अगर यहाँ से 10 जा रहा है, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, यहाँ से कितना जा रहा है, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो अंदर कितनी होगी, जल्दी से कितना कितना कितना, 10/k, कितनी होगी, जहाँ पे k क्या है, डायरेक्टिक कांस्टेंट, हाँ वो डायरेक्टिक कांस्टेंट बताएगा कितनी कम हो जाएगी। यानी ये असल में ये अपोज करने की प्रॉपर्टी डायरेक्टिक कांस्टेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो ज्यादा अपोज हो मतलब ज्यादा डायरेक्टिक कांस्टेंट, कैसे, इसके अंदर डायरेक्टिक कांस्टेंट बताओ, E/k कितना हो जाए कि ये जीरो हो जाए, इनफाइनाइट। यहाँ पे कितना अपोजिशन है, इनफाइनाइट, यानी कंडक्टर का डायरेक्टिक कांस्टेंट कितना है, इनफाइनाइट, जबकि इसका डायरेक्टिक कांस्टेंट इनफाइनाइट, फाइनाइट। जैसे आधा हो गया तो इसका मतलब डायरेक्टिक कांस्टेंट 2 है, 1/3 हो गया तो डायरेक्टिक कांस्टेंट 3 है। समझा मैं हूँ, तो डायरेक्टिक कांस्टेंट मतलब अपोजिशन। और ये कहाँ समझ में आया, इंडक्शन से, कहाँ समझ में आया, मैं आगे बढ़ूँ, काम खत्म करूँ, चार्जिंग हो गया, ज्यादा टाइम नहीं बता सकता उसमें ना, समझ गए। इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, चलो बताना फिर से बोलो, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, नहीं अट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रू की फॉल्स, मेरे वर्ड्स को पूरा सुनना। दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रू की फॉल्स। दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, बॉडी, बॉडी में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जिससे कि अट्रैक्शन हो जाए, समझे क्या। लेकिन पॉइंट चार्ज में रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो तो हमेशा रिपेल ही करेंगे। यानी कभी भी आएगा क्वेश्चन ये रिपल्सन अट्रैक्शन कंफ्यूजन वाला, तो तुम्हें क्या किस चीज पे ध्यान देना है, फोकस करना है, बॉडी है कि पॉइंट, पॉइंट में जो प्रॉपर्टी है वही रहेगी जो हम पढ़ते हैं, लेकिन बॉडी आती ही थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तुम मैंने पहले बताया होगा, तुम्हें याद होगा पानी के अंदर जब फिटकरी डालते हैं ना, तो फिटकरी जो कचरा होता है पानी के अंदर ना, उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है चार्ज का, समझ गए। और फिर वो दोनों दोनों सेम चार्ज होते हैं और दोनों आपस में मिलके कोएगुलेशन कहते हैं ना, कोएगुलेशन तुम लोगों ने पढ़ा होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो कोएगुलेट हो जाते हैं, यानी सब मिलके मिलके क्या बन जाते हैं, थक्का बन जाते हैं। थक्का मतलब समझ गए, भारी सा ऐसा सब इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा क्यों हो जाएंगे, सब अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करती है, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि अट्रैक्शन हो जाता है। समझ गए क्या बच्चों। अच्छा, तो दो सिमिलर चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट, ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। बोलो, क्या एक चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी को रिपेल कर सकती है, नो, केवल अट्रैक्ट कर सकती है। तो रिपल्सन इज ए ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज, रिपल्सन इज ए, यानी अगर दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही है तो दोनों चार्ज होंगे पक्का, लेकिन दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो दोनों चार्ज होंगे जरूरी नहीं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। याद रहेगा, खत्म, ये सब छोटी छोटी बातें हो गए। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, ये यही ना, ठीक, छोटी बात, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है सब जानते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए होता है, किसके लिए होता है, तो एक स्फीयर है r रेडियस का, उस पे चार्ज q1 दिया, दूसरा स्फीयर है r रेडियस का, उस पे चार्ज q2 दिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है,
उनके बीच में कितना फोर्स? क्वेश्चन पता चला क्या बोला मैंने? एक बॉडी कितने रेडियस की है r, कितना चार्ज दिया q1, दूसरा चार्ज कितना दिया r ही है, q2 चार्ज दिया, तो उनके बीच की सेंटर डिस्टेंस कितनी है d। पता फोर्स कितना? क्या k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर d स्क्वायर होगा या कुछ अलग होगा? अलग होगा? बोलो, बाकी लोग बोलो। क्यों? पॉइंट चार्ज तो नहीं है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? अरे दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दूर भाग जाएगा ना चार्ज, तो इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ जाने से फोर्स क्या हो जाएगा? कम, यानी उससे कम होगा। पक्का? तो ध्यान रहे ये बॉडी है। हाँ, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं? तो जो भी हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो पॉइंट चार्ज का लगा देते हैं, लेकिन पूछा क्या है? बॉडी। कंफ्यूज नहीं होना है। बॉडी पूछे तो ध्यान रखना है, यानी ये ध्यान दो इधर ध्यान देना चाहिए। पक्का? कर लोगे ना जल्दी जल्दी? देख लेना। ओके, ये पॉइंट चार्ज के लिए। ओके, एक हो गया। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फोर्स, तो फोर्स होता है दो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो चीज से मिलकर बना होता है। मैग्नीट्यूड देखो और डायरेक्शन देखो, ठीक है? मैग्नीट्यूड तो कोई दिक्कत नहीं है, q1 q2 बनाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं। लेकिन डायरेक्शन जब देखेंगे तो थोड़ी दिक्कत है। डायरेक्शन देखेंगे तो थोड़ी दिक्कत है। ये देखो, ये ओरिजिन है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए पे एक चार्ज रखा है, बी पे एक चार्ज रखा है। तो बी पे जो फोर्स ए के कारण होगा वो किधर की तरफ होगा? ए बी की तरफ कि बी ए की तरफ? फिर से मेरे वर्ड सुनो। बी चार्ज जो बी पे रखा उस पे फोर्स ए से बी की तरफ होगा कि बी से ए की तरफ होगा? गलत बोलोगे थे हम लोग, समझ गया ना? मैं किस पे फोर्स देख रहा हूँ? बहुत छोटी बात है, गलत होने का चांस ही नहीं है। सोचोगे तो बिना सोचे नहीं जवाब देना। बी पे फोर्स ए से बी की तरफ होगा कि बी से ए की तरफ? अरे इधर देखो ना, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है कि क्या डिफरेंट चार्ज है कि सिमिलर चार्ज है? क्या मानोगे इसको? सिमिलर मानोगे ना? तो पढ़ते हैं तो दोनों पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं? बाद में कुछ और हो सकता है। तो ये दो कैसे चार्ज है? तो उसमें क्या होता है तुम समझते हो ना? अब मुझे केवल ये बता दो कि बी पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ए टू बी होगी कि बी टू ए होगी? छोटी बात। हाँ, कितनी होगी? ए टू बी ना? बोलो। तो ए टू बी कौन है? ए टू बी मतलब ए बी डायरेक्शन, ए बी कैप ना? ए बी कौन बताएगा? ए बी कैप कौन है? कितना होगा? हाँ, तो एग्जैक्ट बताओ आर ए और आर बी के टर्म में। पक्का? ए बी है ना? तो ए से बी पे जाने का दूसरा रास्ता। तो ए से बी पे जाने का दूसरा रास्ता क्या है? ए से ओ, ओ से ए से ओ कौन है? माइनस आर ए। और ये कौन है? तो आंसर क्या है? आर बी माइनस आर ए। ये दूसरा रास्ता स्टोरी है, ध्यान रखना। खत्म? तो इस तरह से हो जाएगा। ये देखो, चलो तो क्या हो गया? ये देखो, फोर्स ऑन ऑन ए, ये ऑन है। फोर्स ऑन ए किस डायरेक्शन में होगा? ए पे, बी ए। और फोर्स ऑन बी, ए बी की डायरेक्शन होगा ना? अब मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, दोनों को एक साथ रख दिया। तो बताओ फोर्स ऑन ए देख रहे हो तो मैग्नीट्यूड तो यही होगा, और ये भी देखो डायरेक्शन बी ए का होगा। बी ए कौन है? बी से ए कौन है? बी से ए जाने का दूसरा रास्ता माइनस बी प्लस। कैसे बोला, समझ में आ गया? जल्दी जल्दी ध्यान रखना, माइनस बी प्लस ए। पक्का? तो आर माइनस आर बी। ऐसे दूसरा निकालना चाहो तो निकाल लोगे, है ना? दूसरा रास्ता उधर कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट है भाई, इसको हल्के में मत लेना। मुझे इंजीनियरिंग वाले पता है कि ये पूरा चैप्टर हम लोग, देखो पहले मैथ्स पढ़ाता था तो बच्चों को ए बी और बी ए में इतना कंफ्यूजन होता था, मुझे लगता है कि इतना आसान कैसे कंफ्यूजन हो सकता है? तो बनाना पड़ेगा, तो मैं क्यों अजीब बनाऊं दूसरा रास्ता? नाम सोचो जरा उसका, ये नाम बोलने का कुछ तो कारण होगा ना। और आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये 20 साल 18 साल से पढ़ा रहा हूँ इस दूसरे रास्ते को। क्योंकि पहले वेक्टर पढ़ाता था ना चैप्टर, तो वेक्टर में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मैथ्स में बहुत सारा रहता है ना कि हेक्सागन के सारे कॉर्नर हैं, तो ओ ए ओ बी ओ सी की वैल्यू बताओ, ऐसा ऐसा करके देता था। तो दूसरा रास्ता बहुत काम करता है, पूरा आसान कर दिया उसने। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से क्वेश्चन एकदम आसान कर दिया उसने, ये वाला पॉइंट। तो ये अभी फिजिक्स में शायद उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मैथ्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट था। सही है, ध्यान रखना। चलो आगे, मैथ्स में अब कम हो गया ना, पहले बहुत पढ़ते थे हम लोग। वेक्टर इतना पढ़ते थे कि सारा इन सेंटर ऑफ एक सेंटर सब निकालते थे उसमें। तुम लोग जो पढ़ते हो सेंट्रॉइड एंड्रॉइड सब निकालते थे, अभी भी शायद निकालते होंगे, पता नहीं। चलिए, ये क्या लिखा है? अच्छा, ये थोड़ा सा नहीं गड़बड़ लिख दिया। चलो टाइप ऑफ क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? नेट फोर्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम फोर्स। आराम से, नेट फोर्स का मतलब क्या है? ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखा,
फोर्स कितना है कि नहीं। ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखा, सेंटर पे चार्ज पे फोर्स कितना होगा, ये तो नेट होता है। बात है अभी मैक्सिमम फोर्स मतलब वही जैसे रिंग है, रिंग के सेंटर से दूरी बढ़ाते जा रहे हैं चार्ज की, तो कौन से डिस्टेंस पे फोर्स मैक्सिमम, है ना, करते चले जाते हैं। तो इसमें भाई ये इसमें अगर याद करना है तो दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, दो इक्वल फोर्स है, यानी वेक्टर सम तुम्हें आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वेक्टर सम, यही आना चाहिए। अच्छा, वेक्टर सम का मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा या रिजॉल्व करना ये। और वेक्टर सम का मतलब क्या होता है बच्चों, दो फोर्स है तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दो फोर्स के लिए ना, और दो से ज्यादा के लिए तो रिजॉल्व। एंड उससे x निकाल लो, y निकाल लो और x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सबको पता है ये सब छोटी छोटी बातें, ठीक है ओके। एक तो ये हो गया। दूसरा नेट फोर्स में क्या होता है, मैं देखो तुम देखोगे कि सबसे मैं क्या करूंगा इसमें, एक वैल्यू f ले के टर्म में सबको बदल देंगे। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि एक वैल्यू f के टर्म में सबको बदल देंगे। f के टर्म में सबको बदल देंगे मतलब कि जैसे हाँ एक चार्ज एक डिस्टेंस के बीच में जो फोर्स है, मैं फिर बताता हूँ। जैसे मान लो हेक्सागन ही है, सबसे अच्छा क्वेश्चन इसी के बनते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो अगर मैं कहता हूँ इसके कारण इस पे फोर्स केवल देखो, इस पे 2q चार्ज है और इस पे 3q चार्ज है, लेकिन मैं क्या करूंगा एक q के कारण एक q पे जो फोर्स है वो f कर लूंगा। एक q के कारण एक q पे फोर्स कितना रख लूंगा, f, जो r डिस्टेंस पे होगा। पक्का। तो दोनों के कारण कितना हो गया, क्या ये 6f नहीं होगा, क्योंकि ये 2q है और ये 3 है, तो 6 होगा कि नहीं। ये ऐसे ही यहाँ पे मान लो 4q है, तो 2 4 के कारण 3 पे 12, r तो वही है ना, ये 12 है। तो ऐसा कर लूंगा, यानी सबको थोड़ा ऐसा कर लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान दिखेगा, नहीं तो थोड़ा टफ हो जाता है बड़ा सा। और तीसरा इक्वल वेक्टर वाले रिजल्ट निकाल लो, मतलब यूज करो, यानी इसकी बजाय इक्वल वेक्टर। कौन सा इक्वल वेक्टर होता है, कौन सा रिजल्ट होता है बताओ, 2a cos थीटा बाय 2, ये रिजल्ट जबरदस्त यूज होता है। और इस रिजल्ट में तुम जानते हो जब थीटा 0 है तो 2a, जब थीटा 60 है तो a√3, जब थीटा 90 है तो a√2, यही ना। और जब थीटा 120 है तो a, नेचुरल 180 है तो 0, ये सबको पता है। तो एकदम आराम से 1 0 1 2 3 4 है ना भाई, 0 1 2, अरे रूट में है 3 4, रूट में 0 1 2 3 4 है कि नहीं, करेगा तो तुम्हें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर एकदम। ये छोटी छोटी बातें नेट फोर्स में निकालते समय ध्यान रखना है। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, चलो जल्दी से। तो दो क्वेश्चन ये हेक्सागन के आते हैं, एक कॉर्नर पे और एक सेंटर पे। सेंटर वाला तो बहुत ही आसान होता है, कॉर्नर वाला थोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन कॉर्नर वाला ठीक हो तभी होगा जब तुम जल्दी जल्दी कर लोगे, तभी जब ये तुम्हें पता होगा ये r है तो ये भी कितना होगा, और दो कंसेक्यूटिव के बीच में डिफरेंस कितना होगा, r√3, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा 2r। सबको क्लियर है, ये आता है, ठीक है ओके। तो आराम से ये क्वेश्चन बताते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस पे चार्ज है q, इस पे चार्ज है 2q, इस पे चार्ज है 4q, इस पे चार्ज है -3q, इस पे चार्ज है चलो 5q, कुछ भी रख दो 6q। सेंटर पे अभी अगला क्वेश्चन अभी इस पे पूछ लेते हैं, इस पे या इस पे पूछ लेते हैं, चलो इस पे फोर्स चाहिए। तो अगर एक चार्ज और एक डिस्टेंस, ध्यान सुना, एक चार्ज QQ और एक डिस्टेंस r के फोर्स को हम F मान रहे हैं, तो ये कितना आएगा 2F। एंगल डायरेक्शन बदल दो, कलर कितना आएगा ये 2F। सबको समझ में 2F आएगा। ये कितना आएगा बच्चों, 8F। आराम से ध्यान से ना, ये चार्ज के कारण तो 12 आएगा, चार्ज के कारण कितना आएगा, लेकिन रूट, हाँ चार्ज के कारण 12 आएगा, लेकिन डिस्टेंस √3 है ना, तो √3 का नीचे स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3, स्क्वायर भी तो होगा, तो 12/3 कितना 4। क्या ये सबको समझ में आता है, मेरे वर्ड समझ में आता है सबको। चार्ज के कारण 6 × 2 12, लेकिन डिस्टेंस r√3 और नीचे स्क्वायर है तो 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा नीचे। पक्का समझा पा रहा हूँ। अच्छा ऐसे ही इसका कितना आ जाएगा बच्चों, चार्ज के कारण बताओ 10, लेकिन डिस्टेंस
और ये क्या है, अट्रैक्ट करेगा ना बच्चों, तो कितना 6 6 और डिस्टेंस नीचे 3 तो 2 आएगा, पक्का समझ में अट्रैक्शन। बोलो बच्चों, तो बस हो गया। अब क्या करें, तुम रिजॉल्व कर लो, रिजॉल्व कर लो, मुझे लग रहा है इतना कर लोगे तो 4 ऑप्शन में ऐसे ही दिख जाएगा तुम्हें कि आंसर किधर आने वाला है। अच्छा ये 2f है, ये 2f है, दोनों के बीच का 180 है, 120 है, नहीं 150 है क्या, ये 30 होगा ना, 30 तो 150 होगा, 150 2f के साथ तो दिक्कत हो जाएगी। चलो ठीक है, चलो ये 30 है ना, ये भी 30, ये कितना 30 होगा, ये 60 होगा क्या, हाँ ये 30 होगा ना, फिर से आराम से ये इसके साथ 30 बनाएंगे, ये तो ठीक है, बोलो बोलो, ये 30 है ना, ये भी 30 है, तो ये 30 होगा, वो थोड़ा गड़बड़ बन गया इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे, ये भी 30 होगा, और ये कितना होगा 60, दोनों मिला के 60 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा 30, पक्का सब हो गया। ओके अब देख लो तो जरा, देखे तो एक काम तो फट से कर देते हैं, ये भी 30 होगा ना, 30 देखो तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, कट रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ये सब तो अलग है, तो ठीक है रिजॉल्व भी करना पड़ेगा, मुझे लगा थोड़ा आसान हो जाता, कुछ कर लेते तो सही है, कुछ बन नहीं रहा है, कुछ बन नहीं रहा है, रिजॉल्व भी करना पड़ेगा, नहीं मुझे लग रहा है कि ये वाला बस गड़बड़ दिख रहा है और कुछ नहीं, ये 30 है ना, ये 30 ये 30 ये 30 ये 30 तो ओवरऑल 60 हो गया कि नहीं, ये पूरा 60 हाँ, ये वाला ये वाला ये 60 होगा, 60 क्यों होगा, हाँ 60 होगा, सही बोल रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है 60 होगा ना, ठीक है ओके, तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक ठीक ठीक, देख लो तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग, फिर से चेक कर लो उसको, 60 तुम्हें क्यों लग रहा है, ठीक है क्योंकि ये पूरा 120 होगा, हाँ तो ये 30 30 60 सही है, ओके अब बताओ, ठीक है चलो, तो ये 60 हो गया, ये भी कितना हो गया 60 120 150, हाँ ठीक है अब सही है, ठीक है कुल मिलाकर रिजॉल्व करना पड़ेगा, और कुछ दिख नहीं रहा है, दिखता तो काम बन जाता लेकिन दिख नहीं रहा है ना, शॉर्टकट मारे 2 चल, मुझे लगा था कुछ स्टोरी बन जाती तो अच्छा हो जाता, बस एक गड़बड़ हो गया ना, ये दोनों मिलके 150 हो गया ना, 120 पे एक आता तो अभी कैंसिल हो जाता, 3 एक बच जाता कोई, ये 2f है ये भी 2f कैंसिल हो जाता, कोई 3 बच जाता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम समझ गए कि क्या करना है, अब रिजॉल्व करना आता है सबको ना, सबको कॉस साइन रिजॉल्व कर लेते हैं, अब कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए क्या बच्चों, लेकिन ये करने से हमें कम से कम ये क्वेश्चन इतना बड़ा तो आएगा नहीं, कम ही आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो इसको अब सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि रिजॉल्व करना इतनी बड़ी बात नहीं, सही ना बच्चों, अरे बोलो, क्या मैं थोड़ा छोटा तो कर सकती, ये 2f है, ये कितना है 8 है, इसका 2f इसके 2f के साथ मिलके कितना हो जाएगा 2f है कि नहीं, तो ये खत्म हो जाएगा, फिर ये 1 2 3 4 रह जाएगा, ऐसा करके और भी कम कर सकते हैं, ऐसे 2f ये है 2f ये है, ये 2f है ये 2f है, कितना है बीच में 120, तो इसको बीच बीच कितना आ जाएगा 12, ये खत्म हो जाएगा, अब यहाँ यहाँ थोड़ा आसान हो गया सॉल्व करना, कर सकते हो लेकिन ठीक है, फिर से सुनो बच्चों, अभी मैंने कहा जब 2 फोर्स इक्वल होते हैं, ये देखो 2 फोर्स अगर इक्वल होते हैं और उनके बीच का एंगल कितना होता है 120, तो रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आ जाता है, इसका यूज अगर मैं कर लूँ तो ये 2f है ये भी ये 4f है, तो 4f मान देखो, इसका 2f इसका 2f मिलके 2f इधर पक्का, और ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से 2f खत्म हो जाएगी और 2f बचेगा, ऐसे ये 2f इस 2f के साथ मिलके क्या बन गया था, नहीं ये 2f ये 8f सॉरी हाँ 8f के साथ मिलके क्या हो गया इधर 2f, तो ये 2f खत्म हो गया, यहाँ पे 6f बच गया, तो भाई अब 1 बचा 2 बचा और 3 बचा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, तो होने के लिए हो जाएगा, लेकिन हम इस ऊपर वाले पॉइंट को ध्यान दें तो
तो इतना बड़ा भी नहीं आना है, अगर कोई आएगा तो ऐसा आएगा ना जो सॉल्व हो जाए आसानी से, और एटलीस्ट इतना तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो रिजल्टेंट है वो किस क्वाड्रेंट में है, देख के ही पता चल रहा है भाई इस क्वाड्रेंट में तो नहीं आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा फोर्स इधर ही आ रहा है। तो 4 ऑप्शन में मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होने वाला है तुम्हारे में जब आएगा तो नीट और मेंस लेवल पे। ओके, आगे बढ़े। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है इक्विलिब्रियम वाले, मतलब सॉरी नेट फोर्स वाले। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है इक्विलिब्रियम वाला, बहुत पूछा गया है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। वो क्या है, तो यहाँ पे चार्ज अगर Q1 है, यहाँ पे चार्ज कितना है Q2, तो वो जगह जहां पे नेट फोर्स 0 होगा वही पॉइंट होगा जहां पे तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। फिर से ये Q1 है, ये Q1 है, ये Q2 है, तो इनके बीच की जो भी दूरी हो वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वहीं पे कोई चार्ज रखोगे तो फोर्स क्या महसूस होगा, 0। इसका मतलब ये चार्ज तभी इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम if, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट O विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी, जब इसके कारण फोर्स उसके कारण फोर्स के बराबर हो जाएगा, या इसके कारण फील्ड उसके कारण फील्ड के बराबर हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो तुम देखोगे आराम से, काम खत्म करते हैं। तो इसके कारण फील्ड, मान लो ये डिस्टेंस कितना है R2, 2 का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितना है R1, तो इसके कारण फील्ड K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, और इन दोनों से तुम देख सकते हो कि R1 अपॉन R2 जो होगा Q1 अपॉन Q2 रूट में कि क्या होगा, प्रोपोर्शनल, और टोटल डिस्टेंस कितना तो है तुम्हारा R1 प्लस R2। अब टोटल डिस्टेंस को किस रेशियो में बांटना पड़ेगा, रूट K1 इज टू रूट K2। फिर से आ गया वही चीज, तो कौन बताएगा R1 कितने को बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, पहले को क्या दे दूं Q1 की Q2, हाँ Q1 दे दूं, ये एक डिस्टेंस आ गया इक्विलिब्रियम वाले, और जैसे दूसरा अगर चाहे तो वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनता है, एक पॉइंट जहां पे कोई तीसरा चार्ज रखने पे इक्विलिब्रियम में रहे, खत्म। अच्छा, ये चीज बदल जाएगी जब चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी आराम से ये मान लो Q चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, और मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज अगर है तो तीसरा पॉइंट कहाँ रखे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। अगेन हमें वो पॉइंट ढूंढना जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0। तो हमेशा अंदर ना हो के कहां होगा, बाहर, और छोटे चार्ज के अंदर। क्यों, अगर ये बड़ा चार्ज है और इसके पास रख दिया तो बड़ा चार्ज और पास में भी है, इतनी जोर से अटैक करेगा कि ये दूर से छोटा चार्ज उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि अगर चार्ज बड़ा है तो डिस्टेंस उससे बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके वो छोटे चार्ज वाले को बैलेंस। पक्का ना समझ में आया? ओके, इसका मतलब मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं कि Q1 का जो मॉड है वो Q2 के मॉड से क्या है कम, यानी छोटा चार्ज कौन है Q1। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसे केस में किधर होगी, इधर की तरफ। मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन 1 से जब जोड़ा गया तो कितना हो गया R1, और 2 से देखा गया तो कितना हो गया R2। देखना मैं कौन सी डिस्टेंस ले रहा हूँ, वो देने के लिए ये देगा, तो ये डिस्टेंस देगा ना। अच्छा, आराम से, तो अब बताओ अगर ये डिस्टेंस देगा तो क्या करने वाले हैं हम लोग, R1 कितना होगा बताओ, सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लेते हैं। बोलो K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर मस्ट इक्वल टू K Q2 अपॉन, यहां से भी R तो वही रहा है, Q1 अपॉन Q2 इज, या R1 अपॉन R2 इज Q1 अपॉन रूट, आ तो वही रहा है ना बच्चों। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, जो डिस्टेंस है उनके बीच में जिसको बांटना है वो कितना है, R2 माइनस R1, कितना है, और जब R2 माइनस R1 डिस्टेंस जो है वो है L, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये रखना पड़ेगा, तो बीच में अपने आप ऊपर प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, तो क्या हो जाएगा बताओ, R1 की वैल्यू R2 के टर्म में रख दो तो कितना आ जाएगा बताओ, R2 की वैल्यू कितना आ जाएगा R1, R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 रख लेते हैं, बोलो R2 की वैल्यू R1
R1 कितना आ जाएगा बताओ एलसीएम लेके, L Q1 यही ना अपॉन Q2 माइनस Q1, यानी ऊपर जो प्लस था वो केवल क्या हो गया माइनस, सही था ना। हाँ, ये जो प्लस था वही क्या हो गया, और L भी कौन है, L भी कौन है, वो बीच की जो डिस्टेंस है R2 माइनस R1 वो रूट Q1 माइनस रूट Q2 से डिवाइड करो, यानी कुल बताता हूं मैं अभी क्या है ये, समझ पाया हूं आराम से। देखो मैं क्या कह रहा हूं उसको, ये R1 इधर की बजाय इधर हो जाए तो माइनस R1 कह सकते हो, क्या कह सकते हो, सही ना। इसका मतलब कि जो हमारा पॉइंट है ये P वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, R2 is to माइनस R1, सही है। तो इसका शॉर्टकट आगे से याद करो कि R2 is to माइनस R1 है ना, विल बी रूट, रेशियो है वो, माइनस साइन नहीं है, माइनस क्या केवल रेशियो, इज रूट Q2 is to रूट Q1, याद रहेगा, बस ये बाकी हो जाएगा, या R2 is to R1 is रूट Q2 is to माइनस रूट Q1, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ना, सही। ठीक, ओके, तो मैं समझता हूं काम खत्म करते हैं इसका, सबको समझ में आ गया ये, ठीक। एक तरह से तुम कह सकते हो, क्या मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ, फिर से चलो इसको समराइज कर लेते हैं आगे। मान लो एक Q1 ये भी है और ये Q2 है, दोनों पॉजिटिव है ना, तो R1 और R2 का जो रेशियो है वो कितना होगा, R1 अपॉन R2 इज रूट Q1 अपॉन रूट Q2, यही ना। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो ये है क्या, R1 कौन है, उस पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट जो इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट पे है उसका पहले चार्ज से डिस्टेंस और दूसरे चार्ज से डिस्टेंस, यही है ना। तो पहले चार्ज से डिस्टेंस और दूसरे चार्ज से डिस्टेंस का रेशियो ये है। अब देखते हैं, यही चार्ज यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे कौन है Q2, और डिस्टेंस कहीं बाहर आ जाता है ये पॉइंट P, तो पहले चार्ज से डिस्टेंस और दूसरे चार्ज से डिस्टेंस अभी भी तो वही है, इसमें कोई अंतर तो है नहीं, यानी पहले चार्ज से डिस्टेंस और दूसरे चार्ज से डिस्टेंस, पहले चार्ज से डिस्टेंस कितना है रूट Q1, लेकिन दूसरे चार्ज से डिस्टेंस ये नेगेटिव है ना, तो मैं समझता हूँ इतना कर लोगे तो काम बन जाएगा, है ना, ये कर लेना, क्योंकि नेगेटिव इसलिए माइनस कर लेना, बाकी तो हो जाएगा। और बीच के किसको बांटना है, इस डिस्टेंस को, भले वो बाहर जा रहा है लेकिन डिस्टेंस कौन सा बांटना है, इसको, तो ये डिस्टेंस बांटना, और ये डिस्टेंस कितना है R2 माइनस, ये उल्टा कर दिया क्या मैंने, इधर उल्टा कर देना, पहले अलग किया था, ध्यान रखना बच्चों गड़बड़ ना हो जाए, ये पूरा कौन है R1, तो ये जो L है वो कितना है R1 माइनस, इसको बांट लेना, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, अदरवाइज तुम्हारे पास फॉर्मूला है लगा लेना, क्लियर हो गया। तो ये क्या था, ये सिस्टम की इक्विलिब्रियम ना, अभी ये पॉइंट चार्ज का इक्विलिब्रियम था, किसका इक्विलिब्रियम था, पॉइंट चार्ज का इक्विलिब्रियम, एक पॉइंट चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। दूसरा बात होती है सिस्टम का इक्विलिब्रियम, किसका इक्विलिब्रियम, सिस्टम। पॉइंट चार्ज के इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा एक दो जल्दी जल्दी और क्वेश्चन कर दूं, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज था, ये भी कैसा चार्ज था प्लस क्यू, तो प्लस था, तो बीच में एक चार्ज प्लस रख के अगर इधर डिस्प्लेस कर दोगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, होगा कि नहीं, इधर डिस्प्लेस करो तो फोर्स बढ़ जाएगा वापस करेगा, इधर आ जाएगा तो फिर से फोर्स बढ़ जाएगा वापस करेगा, कैसे होगा स्टेबल, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अगर इधर कर दोगे तो अनस्टेबल, क्या हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ पाया हूं ऐसा। जबकि अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज रख दोगे और बीच में चार्ज कैसे रख दोगे पॉजिटिव, तो इधर क्या हो जाएगा अनस्टेबल, लेकिन इधर क्या हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, सबको समझ में आता है। स्टेबल मतलब जो वापस अपनी तरफ जाए, डिस्प्लेस करने जहां से डिस्प्लेस किया उसकी तरफ जाए, पक्का। ओवरऑल क्या हो, इसको स्टेबल बोलोगे, ओवरऑल नहीं अनस्टेबल बोलोगे,
डायरेक्शन में तो स्टेबल है, लेकिन ओवरऑल क्या है, अनस्टेबल। पक्का? यानी इसको कचरा हो जाएगा, हो गया, समझ में आ गया? हो गया, स्टेबल अनस्टेबल इधर, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया है मेंस में, वो क्या है, स्क्वायर के सभी कॉर्नर पे चार्ज रख दिया और सेंटर पे कितना चार्ज रखे, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, सिस्टम इक्विलिब्रियम है ना। तो ये स्मॉल क्यू है सब, तो ये सब मेरे नोट्स में है, तो मैं केवल बता दूं, नहीं तो टाइम में दिक्कत हो जाएगी। तो ये तीनों इसको क्या कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। तो ये अगर धक्का देगा तब तो स्टेबल में हो ही नहीं सकता, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बस हो गया। यानी इन तीनों के कारण जो रिपल्सिव फोर्स है इसके अट्रैक्शन फोर्स के बराबर है। पक्का? तुम कहोगे कि ये अलग हो गया, तो नहीं, अलग होगा तो फिर ये स्टेबल रहेगा ही, तुम करके देख लो, एक फोर्स बढ़ जाएगा कोई, फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा, सही। तो इन तीनों ये सिमिलर होने चाहिए चारों, तो इन चारों के रिपल्सन इसके अट्रैक्शन से बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो अच्छा, ये जितना है उतना ये भी है ना, तो अगर ये फोर्स F है तो ये भी कितना होगा बच्चों, फोर्स F, लेकिन इसका कितना होगा, F/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे ना, F/2। ये कितने से धक्का दे रहा है, F, हमने मान लिया कि Q/R, ये भी कितने से धक्का देगा, F, क्योंकि सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस R√2 है, तो R√2 नीचे आता है ना स्क्वायर, तो 1/2 टाइम्स आ जाएगा। पक्का? अब टोटल नेट फोर्स कितना हो गया, इन दोनों F का रिजल्टेंट कितना होता है, F√2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट F√2 इन दोनों का है ना, और वो खुद वहां पे कौन लग रहा है, ये तो नेट फोर्स है, मस्ट बी बैलेंस बाय दिस फोर्स, और वो फोर्स कितना है, K Q अपॉन R√2/2, R√2/2 का, और बैलेंस होना चाहिए, इसका मतलब ये माइनस टाइम्स होना चाहिए, यानी इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0, तो उससे जो Q आएगा वो नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा, कुछ भी, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का हो जाएगा। बोलो बच्चों, एक और छोटा सा जल्दी से, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये 4 पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी कर सकते हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर होगी, छोटे चार्ज की तरफ और बीच में, क्योंकि सिमिलर है, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ बाहर। पक्का क्लियर है? तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करने के लिए देता है, तो वो हम इक्विलिब्रियम से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर ये है तो इधर कहीं आएगा ना, ये पॉइंट होगा ना P, जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये ऐसे भाग जाएगा, थोड़ा गड़बड़ हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर नहीं आ जाएगी, ठीक है। बाकी तो रहेगा ही ना, वो तुम समझ लो, समझ गए? अच्छा, याद रहे ये 4Q है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा होगी, 4 गुना ज्यादा होंगी, इससे 4 गुना ज्यादा, इसमें 6 है तो उसमें 24 होगा, इसमें 2 है तो उसमें 8 होगा, है ना। चलो, एक और दूसरा नेगेटिव चार्ज अगर हो जाए तो ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव, ये Q, ये 4Q, ये पॉजिटिव, तो बाहर होगा ना यहाँ पे, अब बाहर कैसे होगा, इसकी फील्ड ज्यादा ज्यादा तो वही चली जाएगी, क्यों भाई, इसकी 2 होगी तो उसकी 8 होगी, तो ज्यादा ज्यादा ये एकोमोडेट कर लेगा, उसको करेगा, और बाकी उसकी जो निकलेगी, यानी ये उधर चला गया, सही है, अरे ये सही है, सही है सभी, और बाकी इसका ज्यादा रहेगा, तो कुछ तो उधर एकदम चला गया, लेकिन बाकी सब ये थोड़ा मोड़ा इन्फ्लुएंस करेगा, भले वहां पे जाके एकोमोडेट ना हो जाए, चल देंगे तो एक तरह से ऐसे जाएगा, समझ गए, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहीं आएगा जहाँ पे, समझ गए ना कैसे होगा, ये इलेक्ट्रिक लाइन देखो कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं, वहां से वहां पे 4, यहाँ पे 4 निकली तो वहां पे 16 निकलेगी, 16 में 3 4 तो यहाँ पे एकोमोडेट हो गई, बाकी सब चल दी थी और चल के निकल जाएंगे, तो एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस, वो वही पॉइंट होगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। पक्का तेज तो नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है सब, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करने का मतलब है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसे ड्रॉ किया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा
और जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होगी। नहीं होगी मतलब चलने की जाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके असर से क्या हो जाएंगे फिर वो कुछ तो यहाँ पे खत्म हो गई भाई, ये जा तो हो सकता है चार तरफ, फिर से ये नहीं होता तो चार तरफ जाती। अब ये हो गया तो ये क्या करेगा, कुछ को एकोमोडेट कर लेगा, और कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेंथ के बराबर होगी, वहाँ पे कोई जाने वाला नहीं है। ओके, उसके आगे तो वहां से चल तो देगी, लेकिन उसके बाद एकोमोडेट ये नहीं कर पाएगी क्योंकि वो तो चार ही एकोमोडेट कर सकता है, तो बाकी सब कहीं तो निकलेंगे ना, अब वापस तो नहीं आएंगे ना यहाँ से। फिर से सुनना, इससे इलेक्ट्रिक लाइन 16 निकली, इससे 4, उस 16 इसके इन्फ्लुएंस में चल देंगी, लेकिन चल देंगी तो एकोमोडेट कितने हो जाएंगे, 4, क्यों, स्ट्रेंथ 4 ही का है। बाकी चल देंगी तो क्या करेंगे वो, क्या आके वापस हो गए, नहीं, तो क्या करेंगे वो चलेंगे। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये है बच्चों थोड़ा सा डिस्कशन। ठीक, ये अभी आते हैं, उससे पहले ये ऐसे कैसे हो गया है। तो ये सब हो गया फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स। उसमें कुछ और क्वेश्चन किए हुए सिंपल है, तो देखने के लिए इससे देख लोगे। मैंने कुछ मेन क्वेश्चन करा दिए, सब हो चुके हैं। ठीक है, ये आएगा नहीं कंटिन्यूअस, इस क्लास में नहीं डिस्कस करना है, इंजीनियरिंग के लिए ठीक है। ये हो गया है, ये सब इतनी अच्छी राइटिंग में लिखा हूँ मैं, इसको जल्दी से मिटाना है। ये सब मैटी फील का है, रिवीजन हुआ होगा तो उसमें जल्दी जल्दी पहले भी रिवीजन किया होगा, हाँ टॉप 12th वालों का, तो उसमें है ये सब समझ में आता है सबको, ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन भाई इक्विलिब्रियम वाला है ना, स्क्वायर के सभी कॉर्नर पे चार्ज रख दिया तो सेंटर पे कितना चार्ज रखेगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, ये वही वाला है। ठीक है, हेक्सागन के लिए अगर हो जाए तो ये होगा, तो ये इक्विलिब्रियम वाले हो गए, ये क्वेश्चन हो गए, और ये इक्विलिब्रियम वाले। हेक्सागन में क्या किया बस देखो, यहाँ से फोर्स F, तो यहाँ पे भी कितना, और दोनों F और F का रिजल्टेंट कितना होता है, पक्का। यहाँ पे देखो ये कितना दूर है, L√3, तो फोर्स कितना हो गया, F/3। यहाँ से भी ये फोर्स कितना हो गया, F/3, √3 का स्क्वायर होगा ना, पक्का ना। और ये कितना दूरी है 2x, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 है ना। तो ये कितना है F, ये भी कितना है F, दोनों के बीच का एंगल कितना है 120, तो रिजल्टेंट कितना F, एक F ये हुआ। ये कितना है F/3, ये कितना है F/3, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60, तो रिजल्टेंट F/3 √3, F/3। और तीसरा ये कितना है F/4 है ना नहीं, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट, ये इन दोनों का रिजल्टेंट, और ये अकेला, तीनों जुड़ जाएगा ना, तो कितना जुड़ जाएगा F, F/3 √3 और F/4 है ना, F, F/3 √3 यही आएगा, और F/4 तीनों जुड़ जाएगा, ये नेट फोर्स हो गया इस पे, जब चार्ज इक्वल है। अब नेट फोर्स हमें पता चल गया खत्म। अगर मैं सेंटर पे कोई चार्ज रखूं जो इस फोर्स को बैलेंस कर ले, तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम में रहेगा तो सब इक्विलिब्रियम में रहेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक है, क्योंकि हाँ, तो ये वही, ये फोर्स मस्ट बी इक्वल टू सेंटर में फोर्स के कारण, पक्का ना। ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस L है तो ये भी तो L होगा ना, इसलिए नीचे L। कोई प्रॉब्लम, यहाँ देखना इसके बारे में क्या बताना चाह रहा हूँ। ये रेक्टिफायर, चलो अभी ड्रॉ कर लेता हूँ, अभी आते हैं उस पर ना। ये मैंने केवल बताया है कि दो चार्ज इक्वल है, करें नहीं अनइक्वल है, चलो ये Q1 और Q2 सेम साइन है, तो बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक क्या होगी 0, बीचों बीच नहीं, बीच में कहीं है ना। अच्छा, जहां पे इलेक्ट्रिक 0 होगी वहां पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल लाइंस नहीं है, ये कौन है, ये वो 0 होगी ना, तो वहां पे 0 होगी, सही है। तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल लाइंस नहीं, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को ड्रॉ करने के लिए बोले तो क्या करोगे, ये इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, अभी बता देता हूँ ये क्या है, लेकिन ये इसका भी फायदा उसी से, हमने देखो ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये कहाँ इक्विलिब्रियम है, उसी से
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ, ओके। ये दो चार्ज 4q और eq है तो बीचों बीच ना आगे कहीं दूर जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ है, ये क्या है 4q और -q। तो यहाँ पे जीरो तो इधर होगा, लेकिन बीच में कहीं यहाँ पे मिनिमम होगा। आते हैं अभी थोड़ा सा उसके बारे में आते हैं। ये कौन सी बात हो रही है, स्टेबल है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। दो पॉजिटिव चार्ज है तो एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखोगे तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, स्टेबल। इस डायरेक्शन में क्या होगा, समझ गए। अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो, नेगेटिव चार्ज रखोगे तो उल्टा हो जाएगा। पक्का, जो बताया वही सही। बहुत कुछ है, चैप्टर बहुत बड़ा है, इतना खत्म ही नहीं होगा, बताते जाओ। मतलब समझ गए ना, उसको बताना है तो फिर तो आनंद है। लेकिन ये क्या दिक्कत है ना, ये सब चीजें तुम्हें कॉमन सेंस में आनी चाहिए। ये इस चैप्टर से जुड़ी हुई थोड़ी है, स्टेबल अनस्टेबल इस चैप्टर का थोड़ी है। वो तो हमने वर्क पर एनर्जी में पढ़ा है, न्यूटन लॉ में पढ़ा है, तो वहाँ की चीजें। यहाँ पे तो क्वेश्चन बेस बता रहे हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये बात क्या अच्छा लगता है बता देता हूँ। स्टेबल अनस्टेबल ना, तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रिक लाइन वाला बता देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले बच्चों कोई भी प्लस क्यू चार्ज है, ये 4q चार्ज कर देते हैं, प्लस 4q। सबसे पहले तुम एक बेसिक इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करो कॉमन सेंस के साथ। कॉमन सेंस मतलब बेसिक इलेक्ट्रिक लाइन। भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी, बीच में कहीं, और छोटे चार्ज की तरफ यहाँ पे कहीं। तो वहां से बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो निकल लेगी धीरे से, है ना। क्योंकि उसके बाद उसके रीजन शुरू होते हैं, थोड़ा गड़बड़ बन के देख लेगा। लेकिन इधर में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इधर कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो इधर जो है इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगी और चला जाएगा, सही ना। बल्कि थोड़ा ऐसे निकलेगी, इधर मुड़ रही है ना, ठीक है। और ये ढेर सारा नहीं बनाना है, एक बना देना है बस, और ये खत्म। बस यही क्रिटिकल पॉइंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब देखना जरा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस का ग्राफ, ध्यान से। इलेक्ट्रिक लाइन से कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रिक लाइन अलग चीज है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस है। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, फोर्स कितना लग रहा है यूनिट चार्ज पे। तो वो अगर देखना है फोर्स, इसमें फोर्स पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये चार्ज कमजोर है, दूर जाओगे तो फोर्स बहुत कम लगेगा, जैसे जैसे पास आओगे इसका फोर्स रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव लगेगा ना, बढ़ता जाएगा ना, रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। तो नेगेटिव में बढ़ रहा है ना, तो नेगेटिव में बढ़ रहा है तो नीचे नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, रख दिया। नेगेटिव में रिपल्सन जैसे पास आओगे बढ़ता जाएगा, देखो रिपल्सन बढ़ता जाएगा, यानी फोर्स की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, समझ बात नहीं, फोर्स की वैल्यू पक्का। अब यहाँ देखो इसके पास रहेगा तो जोर से धक्का लगेगा, चलो भागो। लेकिन दूर जाने पे यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन दोनों के बीच में आ गया, बीचों बीच नहीं है, मतलब बीच में, समझा पाया हो। अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव में ज्यादा से कम हो रहा है, तो पॉजिटिव में ज्यादा से क्या हो रहा है, कम। यहाँ पे आके क्या हो जा रहा है, जीरो, और फिर उधर जाए तो फिर बढ़ रहा है, लेकिन किस में, नेगेटिव में। ध्यान से बच्चों, पीछे तो किस में है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव मतलब ऊपर, यहाँ पे क्या है, जीरो, उसके बाद क्या है, नेगेटिव, पक्का ना। यहाँ पे जीरो और नेगेटिव, समझा पाया क्या, बना लोगे ना अपने आप आएगा तो, ठीक है। और यहाँ देखो फिर से चार्ज के पास हमेशा क्या रहता है, ज्यादा, दूर जाने पे क्या होता है, कम, पॉजिटिव में, समझ गए ना। एक मिनट में जल्दी से बताओ, देखे तो ये नेगेटिव कर देता हूँ, वो भी नेगेटिव 4q कर देता हूँ, जल्दी से, बनाना नहीं है मुझे, बताओ। सबसे पहले क्या करूँ, लाइन खींचू, यही ना, उसका बेसिक इलेक्ट्रिक लाइन खींचू, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, क्या करेगा, ये इधर भेजने की कोशिश करेगा, नहीं ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना, कमजोर यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, सही है। अब बताओ ये कमजोर छोटा चार्ज है, दूर जाने पे उसका असर क्या होगा, कम, पास आने पे ज्यादा, और पॉजिटिव में क्या नेगेटिव में, पॉजिटिव में, तो किधर बनेगा, ऊपर के नीचे, ऊपर, समझा पाया। ये बताओ नेगेटिव, बीच में क्या,
पॉजिटिव, बीच में जीरो और इधर पक्का। तीसरा नेगेटिव आएगा तो ग्राफ दिया रहेगा, तुम्हें टिक करना है, 1 मिनट का काम कर लोगे ना बच्चों। तो ये हो गया। स्टेबल अनस्टेबल की बात कर लेते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन ये वाला लगता है मुझे, मैंने कहा ध्यान से ना। ये रिंग है, कौन है ये? रिंग। रिंग का रिलेटिव देखते हो तो सेंटर पे रिलेटिव कितनी है रिंग की? 0। आराम से हौच पौच तो नहीं हो गया। पहला क्या टॉपिक था? नेट फोर्स। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में 2 पढ़ा, पॉइंट चार्ज का या पूरे सिस्टम का। पॉइंट चार्ज मतलब एक चार्ज कहाँ रखे कि उस पे नेट फोर्स 0 हो, और इक्विलिब्रियम का मतलब उस चार्ज को कितना और कहाँ रखे कि पूरा सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में हो। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब कि सारे चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो? 0। पक्का? ओके, ये हो तुम्हारा एक। अब बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की बात कर लिए, खत्म। आगे क्या बात कर रहे हैं? स्टेबल एंड अनस्टेबल की। स्टेबल अनस्टेबल में भी थोड़ी बात कर चुके हैं। एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है तो उसको खत्म कर देते हैं, सही है। जबकि थोड़ा सा सिस्टमैटिक उस तरह नहीं है, क्योंकि एक क्लास जो है वो सब पढ़ी हुई है, तो हम सिस्टमैटिक करने की बजाय मतलब एक तरह से अब इलेक्ट्रिकल लाइंस की बात मैं अभी क्यों कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल लाइंस पढ़े नहीं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात क्यों कर रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत है। लेकिन ठीक है, क्योंकि हम स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं और फोर्स जानते हैं तो फील्ड भी उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक, अब बताओ यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा किस चार्ज पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे? 0 है कि नहीं? और 0 लगेगा, और इन्फिनिटी पे क्या लगेगी? तो यहाँ पे भी 0, इन्फिनिटी पे भी 0, तो बीच में क्या कहीं पे मैक्सिमम होगा ना। ऐसा नहीं कि हर जगह 0 होगा, तो बीच में कहीं मैक्सिमम होगा। सही है, ये हो गया। ऐसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसे होगा, है कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी? नीचे। क्या ये सही है? तो मैग्नीट्यूड ऐसे बदलेगा और डायरेक्शन ऊपर ऊपर नीचे नीचे। अब सुनना, पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज ये अंडर ग्रेविटी है, कैसा है? एक पॉजिटिव चार्ज को कहाँ रखें इस रीजन में, कहाँ रख दें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये कंडीशन है कि उसको डिस्प्लेस करने के बाद भी वो वापस अपनी जगह पे जाए, तो कहाँ रख दें? अब इस पॉजिटिव चार्ज m मास के पॉजिटिव चार्ज को कहाँ रख दें कि वो इक्विलिब्रियम में हो? तो 4 रीजन ढूंढो। एक रीजन यहाँ से ऊपर, इसके बीच में, इसके बीच में, और इसके नीचे। 4 रीजन में से कहाँ रख दें कि इक्विलिब्रियम में हो? इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है? पहले तो नेट फोर्स 0 हो, और उसके बाद डिस्प्लेस करने पे फोर्स क्या करे और बढ़े, उसको वापस धक्का देने के लिए। फोर्स बढ़े क्या करने के लिए? वहीं पे धक्का देने के लिए जहां से वो आ रहा है। तो चेक करके देखते हैं। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रखते हो, तो चार्ज रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर। और पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो रिपल्सन लगेगा, ऊपर लगेगा ना बच्चों, और साथ में नीचे एनर्जी लगेगा। रख के देखो, और कोई तरीका थोड़ी है। और मान लो इस जगह पे दोनों बराबर है, इस जगह पे दोनों, थोड़ा और नीचे धक्का दो, अब क्या होगा? mg बढ़ेगा क्या? mg तो बढ़ेगा नहीं, क्या बढ़ जाएगा? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है ना, तो रिपल्सन बढ़ जाएगा ना। या नीचे धक्का देने से रिपल्सन बढ़ जाएगा, इसका मतलब वापस उसको अपनी जगह पे धक्का देगा। इसका मतलब ये किसमें है? स्टेबल। मान लो ऊपर धक्का देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा तो mg बढ़ जाएगा, तो नीचे धक्का देगा, खींचेगा। नहीं समझा पा रहा हूँ क्या? आ रहा है समझ में? यानी कैसे करना है? पुट करके देख लो। ये अगर पता है तो समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर, इसका मतलब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऊपर। ग्रेविटी किधर है? नीचे, फोर्स नीचे। एक इस जगह पे बैलेंस है, तो अब थोड़ा नीचे खींच के देखो कि कौन बढ़ रहा है? mg वही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो क्या होने वाला है? रिपल्सन बढ़ने वाला है, तो रिपल्सन बढ़ के वापस खींच देगा, धक्का दे देगा। और ऊपर ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, तो mg बढ़ जाएगा, वापस धक्का। तो ये क्या हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस रीजन में कहीं स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, इस रीजन में। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख के देख लो, तो यहाँ पे क्या है? नेट फोर्स 0 है मान लो, लेकिन जैसे तुमने नीचे खींचा, mg भी नीचे खींच रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो वो रोक ही नहीं पाया। mg बढ़ गया? mg बढ़ नहीं गया, mg तो उतना ही था, लेकिन ऐसा नीचे करने से पहले mg इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर था QE के, लेकिन जैसे नीचे किए mg तो वही था, QE कम हो गया तो चला गया नीचे। तो ये क्या है? अनस्टेबल। ये अनस्टेबल वो है रीजन, है ना। यहाँ पे ये तो रिपल्सन है, यहाँ पे भी क्या है? रिपल्सन है। पॉजिटिव चार्ज की बात करें ना, ये सब क्या है? अनस्टेबल। दोनों mg भी ले जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले जा रहा है, तो क्या है ये?
ये पॉजिटिव चार्ज के लिए ये हो गया, समझ गए? अब नेगेटिव चार्ज जल्दी से दिखा दो, बता दो। नेगेटिव चार्ज को देखो तो, नेगेटिव चार्ज को रखोगे तो मान लो इधर रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा, और ग्रेविटी भी अट्रैक्ट करेगी, यहाँ पे भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये सब तो अनस्टेबल। यहाँ पे रखो तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेगा, एनर्जी क्या करेगा, नीचे आराम से। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं तो अब ये अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ना, अट्रैक्शन, जबकि mg वही है, तो इसमें तो ऊपर जाएगा ना, जबकि ऊपर करूं तो mg बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो ये कौन है, स्टेबल फॉर नेगेटिव चार्ज, है ना, जबकि ये स्टेबल फॉर, बाकी सब अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, थोड़ा कॉमन सेंस दिमाग लगाने के लिए, दिमाग दबाओगे तभी तो काम बनेगा। समझा में आगे बच्चों? 2 बज गया है, छोड़ना पड़ेगा, कुछ हुआ नहीं खास। ये बिंदु को पहले पढ़ के आना, पढ़ के आओगे तो तभी काम बनेगा, है ना बच्चों? ठीक है, अभी पूरा किया हूँ, असल में बनाया हूँ। ठीक है, जाओ, 2 बज गया तो खाना वाना तो खाओगे। मजा नहीं आया लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर